सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो मिशन प्रेरणा ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षकों को तीनों हस्त पुस्तिकाएँ प्रोवाइड करा दी गई हैं। आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह। इन सभी मॉड्यूल्स का सभी टीचर्स का गूगल मीट पर प्रशिक्षण भी कराया जा चुका है। अब विभिन्न जनपदों में इन मॉड्यूल से संबंधित ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जा रही हैं। पहले जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी स्टार्टिंग में, उनमें प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। अब इन परीक्षाओं में इन मॉड्यूल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहीं पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से प्रश्न पूछे गए हैं, कहीं आधारशिला मॉड्यूल से पूछ रहे हैं, कहीं पर प्रेरणा तालिका से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहीं शिक्षण संग्रह से पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज के एक और ब्लॉक में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के प्रश्नों पर आधारित परीक्षा हुई, जिसमें बहुत कठिन सवाल पूछे गए। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने इन 25 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। आप इन्हें एक बार देख लें। हो सकता है अगर आपके यहाँ एग्ज़ाम हो तो इसी तरह के प्रश्न आपके यहाँ भी पूछे जाएं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो मिलती रहें। साथियों, मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूं, जिनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर तो मैं अपलोड करता ही हूं, साथ ही इन वीडियो के लिंक मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करता हूं। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से लिंक को ओपन करके जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप अपने अन्य साथी शिक्षकों के ग्रुप में भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक टीचर इससे लाभान्वित हों। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे गए। पहला सवाल, ध्यानाकर्षण शिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः किन बच्चों हेतु तैयार किया गया है? समय, समस्त 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु, शैक्षिक रूप से पिछड़ रहे बच्चों हेतु, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है शैक्षिक रूप से पिछड़ रहे बच्चों के लिए इस मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। इसमें विकल्प नंबर 2 पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न, आरंभिक परीक्षण बेसलाइन परीक्षण सामान्यतः कब किया जाता है? सत्र के आरंभ में, सत्र के अंत में, प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में या माह के पहले बुधवार को? तो इसका सही जवाब है सत्र के आरंभ में। सत्र के आरंभ में आरंभिक परीक्षण किया जाता है। इस पर पहले पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इस वर्ष ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ है। अब यह कार्यक्रम चलेगा विद्यालय खुलते ही 50 दिनों तक, पूरे शैक्षिक सत्र, 3 माह के लिए या फिर 100 दिनों के लिए? तो इसका सही जवाब है पूरे शैक्षिक सत्र ये कार्यक्रम चलना है। पहले 50 दिन तक चलना था, अब ये पूरे शैक्षिक सत्र चलेगा। इस पर 2 पर विकल्प नंबर 2 पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न, कक्षा 4 के बच्चों के आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन प्रपत्र बनाने का आधार क्या होगा? पिछली कक्षा 3, 2, 1 तक की मूलभूत दक्षताएं, कक्षा 3 की दक्षताएं, कक्षा 3 व 4 की दक्षताएं या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है कक्षा 1, 2, 3 तक की जो मूलभूत दक्षताएं हैं उनके आधार पर आकलन प्रपत्र बनाया जाएगा। पहले पर निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल मुख्यतः किन कक्षाओं हेतु अधिक प्रासंगिक है? कक्षा 1 से 3, कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 4 से 8? तो इसका सही जवाब है कक्षा 4 से 8। विकल्प नंबर 4 पर टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 6, शरीर से रक्त को नदी से उसके प्रवाह से और समुद्र से उसकी गहराइयों से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा किसके लिए कहा गया है? आरंभिक परीक्षण को, ध्यानाकर्षण शिविर को, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को और उक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है आरंभिक परीक्षण को। इसमें पहले पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का मुख्य बिंदु नहीं है लर्निंग गैप का पता लगाना, कक्षा में भयमुक्त मैत्रीपूर्ण माहौल का निर्माण करना, अध्यापक के व्यवहार का आकलन करना, बच्चों को अधिगम की मुख्य धारा से जोड़ना। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, अध्यापक के व्यवहार का आकलन करना। इस पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कक्षा में शैक्षिक तौर पर कमजोर बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है? बच्चों को कक्षा सत्र के अंत में फेल करके, क्योंकि इससे उन्हें 1 साल और मिलेगा सीखने के लिए। अगला विकल्प है बच्चों को कक्षा सत्र के अंत में पास करके, क्योंकि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और बच्चे बेहतर पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट विकल्प है बच्चों को सत्र के दौरान ही ध्यानाकर्षण शिविर की मदद से अवधारणाओं को सिखाकर जहां बच्चे अटक रहे हों। अगला है समूह में बैठाकर अलग से सिखाया जाना चाहिए। तो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, बच्चों को सत्र के दौरान ही ध्यानाकर्षण शिविर की मदद से अवधारणाओं को सिखाकर जहां बच्चे अटक रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे 3 पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है कक्षा में अध्ययनरत छात्र माधव कम सुनता है जबकि रश्मि को कम दिखाई देता है। विजय कम बोलने वाला है और नरेश शर्मीला बच्चा है। कक्षा अध्यापक इन बच्चों के लिए किस प्रकार कक्षा शिक्षण सुगम बना सकते हैं? पहला विकल्प है कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था के द्वारा। दूसरा है संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण सर्जित कर। तीसरा है शैक्षिक गतिविधियों द्वारा। चौथा है नवाचार के द्वारा। और नंबर 5 सभी को शामिल करके। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 1, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण कक्षा हेतु लर्निंग आउटकम की प्राथमिकता का निर्धारण करते समय अधिक लर्निंग गैप वाली दक्षता पर पहले ध्यान देना होगा, कम लर्निंग गैप वाली दक्षता पर पहले ध्यान देना होगा, सभी दक्षताओं पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए, या लर्निंग गैप की अवधारणा को नज़रअंदाज करना होगा। इसका पहला विकल्प सही है, अधिक लर्निंग गैप वाली दक्षता पर पहले ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण नहीं है अध्यापकों का कठोर व्यवहार, माता पिता की शैक्षिक स्थिति, अपने सहपाठियों से मतभेद, कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, अपने सहभागियों से मतभेद। अगला है कक्षा शिक्षण की प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका सही जवाब है भाग 3, कक्षा शिक्षण की प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ भाग 3 में दी गई हैं। अगला सवाल है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में सुझाई गई कुल प्रभावी शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? इस सवाल का तो सभी को आपको जवाब मालूम है। इसका सही जवाब है 18 टेक्निक्स सुझाई गई हैं जिनसे शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला सवाल, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के द्वितीय चरण में है। पहला, समय सारणी का विकास करना होगा, मॉडल पेपर बनाना होगा, बेसलाइन परीक्षण करना होगा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है समय सारणी का विकास करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के हिंदी शिक्षक श्री कृष्ण ने ठीक से काम नहीं किया जिससे कक्षा 4 में बच्चों का हिंदी में अधिगम स्तर कम है। कक्षा 4 के हिंदी शिक्षक राजेंद्र जी को क्या करना चाहिए? प्रधान अध्यापक से श्री कृष्ण की शिकायत, ध्यानाकर्षण तकनीकों के माध्यम से शिक्षण, श्री कृष्ण को ही कक्षा 4 की हिंदी कक्षा दे देना चाहिए, अभिभावकों से ट्यूशन लगवाने के लिए कहना चाहिए। इसका सही जवाब है ध्यानाकर्षण तकनीकों के माध्यम से शिक्षण करना चाहिए। अगला प्रश्न, गणेश जी चौथी कक्षा को गणित पढ़ाते हैं। इनकी कक्षा में शैक्षिक तौर पर कमजोर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह हर रोज उनकी तारीफ करते हैं। क्या इस तरीके से बच्चों की शैक्षिक स्तर में कोई विकास होगा?
सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। पहला विकल्प हाँ, क्योंकि शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों का मनोबल बढ़ाना जरूरी होता है। दूसरा, नहीं, क्योंकि हर बार सिर्फ तारीफ करने से बच्चों के शैक्षिक स्तर में विकास नहीं होगा। विकल्प नंबर 3, हाँ, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ने में रुचि लेंगे। चौथा, नहीं, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, क्योंकि हर बार सिर्फ तारीफ करने से बच्चों के शैक्षिक स्तर में विकास नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के आरंभिक परीक्षण आकलन प्रपत्र में प्रश्नों की संख्या का स्वरूप क्या होगा? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ। का तीसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 की कुल 15 बच्चों का बेसलाइन परीक्षण किस दक्षता पर किया गया है? जिनमें 9 बच्चों को यह दक्षता प्राप्त है किंतु 6 बच्चों को संबंधित दक्षता नहीं आ रही है, तो कितने बच्चों में इस दक्षता को लेकर लर्निंग गैप है? इस सवाल का जवाब देखिए आप। कितने बच्चों को दक्षता नहीं आ रही है? 6 बच्चों को दक्षता नहीं आ रही है, यानी कि लर्निंग गैप इन्हीं में है। तो इसका हम 15 में से इसकी परसेंटेज निकाल देंगे। 6/15 गुना 100 यानी कि 40%। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, 40%। इसका आंसर ये आएगा। कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण अब इस सत्र में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु सिर्फ पहला कालांश होगा। 2 कालांश प्रतिदिन होगा। प्रत्येक विषय के लिए 1 कालांश होगा। पहले एवं 8वें कालांश में चलाना होगा। इसका सही जवाब है, इनमें से इसका पहला विकल्प सही है, सिर्फ पहला कालांश होगा। वैसे तो ये पूरे सत्र ही चलना है, अगर लेकिन विकल्पों को देखें तो इसमें पहला जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब संकेत एल जी का मतलब लर्निंग गैप, ALO यानी कि एक्चुअल लर्निंग आउटकम्स, ELO एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग गैप क्या है? लर्निंग ऐप गलत लिखा है यहाँ पर, लर्निंग गैप है ये। लर्निंग गैप कौन सा होगा? यानी कि लर्निंग गैप वो होगा जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है हमारे, उनमें से हम एक्चुअल लर्निंग आउटकम को माइनस कर देंगे, यानी कि ELO माइनस ALO। दूसरा विकल्प इसका सही होगा। ELO माइनस ALO बराबर LG यानी कि लर्निंग गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिक्षण संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम में बच्चों को समूहों में क्यों नहीं बांटा जा रहा है? पहला विकल्प, ए समूह के बच्चों को मॉनिटर बनना पड़ेगा। पिछड़ रहे बी व सी समूह के बच्चों में हीन भावना आ सकती है। तीसरा विकल्प, पीयर लर्निंग के सिद्धांत के कारण। नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है पिछड़ रहे बी व सी समूह के बच्चों में हीन भावना आ सकती है, इसलिए। अगला सवाल, प्रत्यक्ष अनुभव को पुस्तकीय ज्ञान से जोड़ने के लिए कौन सी शिक्षण तकनीक उपयोगी है? पहला विकल्प, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। दूसरा विकल्प, शैक्षिक भ्रमण। तीसरा विकल्प, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना। चौथा विकल्प, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग। तो इसका विकल्प नंबर 2 सही है, शैक्षिक भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण आरंभिक परीक्षण में कितनी बार SMC की बैठक का आयोजन किया जाना है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या आवश्यकता अनुसार कई बार? तो इसका आंसर है, सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, आवश्यकता अनुसार कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को स्वयं सीखने के अवसर देने के साथ ही शिक्षकों को अभ्यास कराने में आसानी हो सकती है। समूह में कार्य के द्वारा, कार्यपत्रक के द्वारा, जोड़ी कार्य के द्वारा, शैक्षिक भ्रमण के द्वारा। तो विकल्प नंबर 2 सही है इसका, कार्यपत्रक के द्वारा। अगला सवाल, छात्र छात्राओं के संदर्भ में शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता है। अधिगम को रोचक व सरल बनाने के लिए, शिक्षण कौशलों का विकास करने के लिए, तनाव मुक्त अधिगम व स्वाध्याय में सहायक, ए व बी दोनों, ए व सी दोनों। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, ए व सी
दोनों, यानी कि अधिगम को रोचक व सरल बनाने के लिए और तनाव मुक्त अधिगम व स्वाध्याय में सहायक। इसका विकल्प नंबर 4 सही है। तो मित्रों, ये थे कुछ प्रश्न जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो इसे आप अपने अन्य मित्रों में भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।